क्वेश्चन है बिजनेस बजटिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में गिवन है जानकी लिमिटेड इशू 2 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक कंपनी है जानकी लिमिटेड जिसके पास 2 लाख रुपए के 10% रिडीमेबल डिबेंचर हैं जो उसने इशू किए हैं पार वैल्यू पर। पार वैल्यू का मतलब होता है सममूल्य पर, जितने रुपए के शेयर्स हैं उतने रुपए पर ही इशू किए गए हैं। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन इज ₹5,000। द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years. फाइंड आउट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कैपिटल अज्यूमिंग ए टैक्स रेट ऑफ ₹50%। तो कैलकुलेशन इसमें हमें करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो चैप्टर का नाम हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें जो डिबेंचर लिए गए हैं वो डिबेंचर पे ध्यान रखना है कि वो डिबेंचर रिडीमेबल है, क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि डिबेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है उसी के हिसाब से उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो अभी जो डिबेंचर है वो है रिडीमेबल। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम जो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा बिफोर टैक्स होती है, यानी हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो होगी बिफोर टैक्स, फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे आफ्टर टैक्स में। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा R प्लस मैन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन स्मॉल एन डिवाइड बाई मैन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड और डिवाइड करेंगे इसके अंदर हम 2 का और मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। अब देखिए इसमें 2-3 सीखने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम देखेंगे कि मैन वैल्यू किससे अफेक्ट होती है और हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट किससे अफेक्ट होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैन वैल्यू होती है वो अफेक्ट होती है रिडम्पशन से। जैसे रिडम्पशन किया गया है प्रीमियम के ऊपर तो मैन वैल्यू की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर रिडम्पशन किया गया है डिस्काउंट के ऊपर तब मैन वैल्यू की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम रूल एप्लीकेबल होगा नेट प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये होगा इशू के ऊपर। यानी अगर आपने इशू किया है प्रीमियम के ऊपर तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डिस्काउंट के ऊपर आपने डिबेंचर इशू किया है तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो एन है यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, यानी डिबेंचर का जो रिडम्पशन कर रहे हैं कितने साल बाद कर रहे हैं। जैसे हमें अभी क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है 10 years, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 years। अब हम लिखते हैं इसमें डेटा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कितनी है, देखो क्वेश्चन में 10% है, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं 10%। एक शेयर एक डिबेंचर कितने का, देखो 100 रुपये। एक डिबेंचर है 100 रुपये का, ये देखिए 100 रुपये का, और 100 रुपये के ऊपर आप कितना कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज़। प्लस मैन वैल्यू चेक करते हैं। तो मैन वैल्यू के लिए आप सबसे पहले इसमें देखें कि डिबेंचर हैं कितने, 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हैं। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर, एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है चेक करो इसमें। एक डिबेंचर की वैल्यू है @100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये मैन वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी मैन वैल्यू जो 100 रुपीज़। अब हमें ये देखना है कि हम जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो कहीं हम प्रीमियम पर या कहीं हम डिस्काउंट पर तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर प्रीमियम या डिस्काउंट के ऊपर हम रिडम्पशन कर रहे होंगे तो ये मैन वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कम और ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन अभी हमने पूरा पढ़ा है, कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है। तो मैन वैल्यू 100 हो गई, माइनस करेंगे इसमें हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए
सबसे पहले देखते हैं एक शेयर्स की वैल्यू क्या है। एक शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपीज़। नेक्स्ट फिर चेक करेंगे इसके अंदर कि हमें क्वेश्चन के अंदर इशुएंस के क्या चार्जेस दे रखे हैं। तो इशुएंस का एक चार्जेस है, जैसे निर्गमन की लागत दे रखी है हमें क्वेश्चन में, फ्लोटेशन चार्जेस। तो क्वेश्चन में इशुएंस कोई प्रीमियम पर नहीं है कि हम इस वैल्यू को बढ़ा दें, डिस्काउंट के ऊपर आप इशू नहीं कर रहे कि इस वैल्यू को हम घटा दें, लेकिन डिस्काउंट के सिमिलर नेचर का ही यहाँ पर इशू एक्सपेंसेस है। इशू एक्सपेंसेस, तो इशू एक्सपेंसेस कितना है, इशू एक्सपेंसेस है 5000 रुपीज़। लेकिन ये 5000 रुपीज़ कितने डिबेंचर पर है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखें कितने रुपए के डिबेंचर हैं, 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़। डिवाइड कर दें और सॉल्व करें, यानी डिबेंचर कितने हो गए, 2000 डिबेंचर। यानी ये जो प्राइस दे रखी है ना 5000, वो 2000 डिबेंचर के लिए है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पर डिबेंचर के हिसाब से। तो इसके अंदर हम डिवाइड कर दें 2000 का, हम इसे सॉल्व करें तो आंसर आया 2.5 रुपीज़ पर डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी 100 रुपये, इस 100 रुपये में से आप 2.5 माइनस कर दो, 2.5, तो आंसर क्या आया 97.5। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 97.5। बस ध्यान ये रखना कि 97.5 हमारे पास ये वैल्यू आई कैसे है। 100 रुपये का एक डिबेंचर था, लेकिन इसके ऊपर 2.5 रुपये निर्गमन की लागत लग गई है, यानी शेयर को इशू करने पे 2.5 रुपये खर्च हो गए। और ये 2.5 रुपये हमने कैसे निकाले हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा कि टोटल जो खर्चे हो रहे हैं वो 5000 है, जितने डिबेंचर के ऊपर हो रहे हैं वो है 2000। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ गया। ठीक है, माइनस कर दिया। नेक्स्ट फिर हम इसके अंदर डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नंबर ऑफ ईयर्स का जो क्वेश्चन में दे ही रखे हैं 10। नेक्स्ट मैन वैल्यू लिख देते हैं 100, प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट 97.5 और डिवाइड करना है इसके अंदर 2 का और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो 10 अपनी जगह फिक्स है ही, प्लस 100 माइनस 97.5 किया तो आंसर आता है 2.5। डिवाइड के अंदर क्या है 10। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 197.5 और डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 100। आगे सॉल्व करते हैं तो 197.5 डिवाइड बाई 2, तो इसको सॉल्व करने पर तो आंसर आ जाएगा हमारा 98.75 और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से। इसी तरह से ये जो ऊपर हमारे पास डेटा है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 10 प्लस 2.5 अपॉन 10, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया 10, 1 का डिवाइड किया 10 में तो 10 बार, 10 इंटू 10 किया तो 100, प्लस 10 का डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2.5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 102 रुपये 50 पैसे और डिवाइड करना है इसके अंदर 10 का, 0 से अपन ये पॉइंट यहाँ पर किसका देंगे तो आंसर आया 10.25। यहाँ लिख देते हैं 10.25। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10.25 में डिवाइड करना है 98.75 का और इसको में मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, जो आंसर है 10.3797 और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है 10.38 अप्रॉक्सीमेट आंसर। ठीक है, लेकिन हमने ये जो अभी सॉल्व किया है ये हमने सॉल्व किया है बिफोर टैक्स के लिए। ये आंसर आया हमारा बिफोर टैक्स।
हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स में भी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दोनों तरीके से पूछा है कि आप निकालो कर से पूर्व यानी बिफोर टैक्स और पश्चात यानी आफ्टर टैक्स। सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वही है रिडीमेबल वाले, और हमें इस बार जो कॉस्ट चाहिए वो चाहिए आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस टैक्स की रेट से। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाला है बिफोर टैक्स 10.38, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस टैक्स की रेट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 50%। तो 50% को हम लिखेंगे 0.50। बस सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। 10.35 मल्टीप्लाई बाई 0.50 और इसे सॉल्व करते हैं। 10.38 मल्टीप्लाई बाई 0.50 सॉल्व किया तो 5.19, ये हमारे पास आंसर आ गया आफ्टर टैक्स। दोनों आंसर आ चुके हैं। ये हमारे पास आंसर आया 10.38 और ये आंसर आया हमारे पास 5.32। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ना।